होने वाली तो नहीं। सेठी साहब, बात शुरू करते हैं हम, ये जो तब्दीली आ रही है और रुकने का आने का जो है ना आती जा रही है, वो मीडिया की टीम जो है वजीर आजम की, उसमें जनाब फवाद चौधरी, ताहिर खान, इफ्तिखार दुरानी, यूसुफ बेग मिर्जा और अब फिरदौस आशिक अवान साहिबा की छुट्टी करा दी गई है। मुझे पहले तो ये बताएं कि आखिर इतनी बड़ी मीडिया टीम की वजीर आजम साहब को क्यों जरूरत है और इतनी तब्दीलियां आई क्यों जा रही हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बड़ी टीम के साथ खेलना चाहते हैं। 11 लोगों के साथ नहीं, 15 लोगों के साथ नहीं, 50 लोगों के साथ। इस वक्त 27 मिनिस्टर्स हैं, 4 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं, 5 एडवाइजर्स हैं और 14 स्पेशल असिस्टेंट्स टू द प्राइम मिनिस्टर, जिनमें से आपने बताया कि अब 5 दफ़ा तो मिनिस्टर और स्पेशल असिस्टेंट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट मीडिया के हवाले से वो तब्दील हो चुके हैं पिछले 18 महीने के अंदर। तो जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब टीम नहीं बना पा रहे हैं और वो 18 महीने हो गए और अब फिर एक अटेम्प्ट मारी जा रही है कि इसको फिर कुछ किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये मीडिया उनके लिए बड़ा अहम है। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि उन्हें इस बात का एहसास है कि मीडिया की वजह से वो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि सोशल मीडिया उन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल किया, ऑर्गेनाइज किया और अपने हक में उसको इस्तेमाल किया। और वो खुद कहते हैं कि सोशल मीडिया ने मुझे बनाया। मगर साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया में भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो आज बने, इनकी बड़ी सपोर्ट थी, बिकॉज वहाँ भी नौजवान तबका है, वो भी एक तब्दीली चाहते थे। वो चाहते थे पुराने लोग जाएं, नया बंदा आए, और फिर स्टार तो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। और तो उसमें आपको पता है कि फ्लड रिलीफ थी या कुछ भी था तो मीडिया इमरान खान साहब को साथ साथ लेके फिरता था। और जाहिर है फिर वो शौकत खानम वगैरह, उसकी तो पहले से ही बड़ी शोहरत है। तो मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इमरान खान, मच मोर देन एनीबडी एल्स। और इसलिए वो पहले दिन से उनकी तवक्को यही थी कि हम अच्छी टीम बनाएंगे मीडिया की। और प्रॉब्लम उनके लिए ये रहा कि उन्हें बनानी नहीं आती टीम और उसकी नताइज आप देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो वो चाहें उस तरीके से उनके स्पोक्समैन बात करें, मगर कभी कभी वो जो स्ट्रैटेजी इख्तियार करते हैं वो स्ट्रैटेजी खुद ही गलत होती है। तो फिर उनके जो स्पोक्समैन है वो फिर क्या करें, उसको ठीक तो नहीं कर सकते। पीछे से बॉस कह रहा है पै जाओ, ये कर दो, वो कर दो, और जब यू टर्न भी लेते हैं तो उसकी फिर जस्टिफिकेशन नहीं हो पाती है, और जब देते हैं तो बेवकूफ़ लगते हैं। तो ये बेचारे मीडिया वाले भी जो आते हैं उनके भी हाथ बांध के रखते हैं। तो गलती तो सारी प्राइम मिनिस्टर साहब के दफ्तर से शुरू होती है कि उनको ना पहचानना आता है किसको लेके आना है, ना मीडिया के साथ राब्ता रखना, ना मैनेज करना उसको, क्योंकि वो उनका ख्याल है मैनेज का मतलब है कंट्रोल करना। ये नहीं कि एक गुफ्तगू जारी रखना, उनके साथ एक ट्रस्ट कायम क्रिएट करना, जो कि पहले था जब वो अपोजिशन में थे, अब नहीं है पावर। उन्हें पावर की डायनामिक्स नहीं समझ। उनका ये ख्याल है कि बस मीडिया को कंट्रोल करना। तो इसलिए ये लोग आते हैं जाते हैं, जो आता है वो छलांग मार जी मीडिया, बिकॉज मीडिया में पब्लिसिटी बड़ी है ना। हर बंदा चाहता है कि वो टेलीविजन के आगे बैठे और वहाँ वो गुफ्तगू करे। झूठ भी बोलना पड़े तो क्या फ़र्क पड़ता है, प्रेस स्टेटमेंट्स हों, फिर इसके साथ एक सेलिब्रिटी स्टेटस भी बन जाता है ना। जहाँ आप जाते हैं लोग आपको पहचानते हैं। तो जो आता है वो कहता है यार मुझे मीडिया दो, क्योंकि मीडिया के अंदर सारा वक्त मैं टीवी के आगे बैठा होता हूँ या बैठी होती हूँ। तो ये सिचुएशन है। तो मेरा ख्याल है वन रीज़न वाई प्राइम मिनिस्टर साहब खुश नहीं हैं मीडिया से और तब्दीलियाँ आती हैं जाती हैं, वो यही वजह है। उसके अलावा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सिफारिशें भी बड़ी आती हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को तो खुद तो नहीं पता कौन है करता धरता मीडिया के अंदर, किसको लाना है किसको नहीं लाना, कौन सा मिनिस्टर ज़्यादा काबिल है इसको हैंडल करने में कि नहीं। उनको जो कान में बात की जाती है, 3-4 लोग हैं वो कहते हैं फलाने को ले आओ, वो बड़ा ज़बरदस्त है। उनको खुद नहीं पता इनकी अपनी टीम को, बिकॉज वो पहली दफ़ा पावर में आए हैं। उन्होंने तो कभी मीडिया के साथ एक डील नहीं किया इस तरीके के साथ। पहले तो मीडिया इनको ढूंढता था क्योंकि स्टार्स थे, ऑपोजिशन में थे। अब मीडिया इनको नहीं ढूंढता है, मीडिया इनकी क्रिटिसाइज करता है इनको। अब उसके लिए तैयार नहीं, इनको समझ नहीं आ रही यार ये हो क्या रहा है। पहले तो मीडिया हर बात हमारी ले जाता था, सुन लेता था, प्रमोट करता था। अब हर चीज़ के ऊपर हमारी खिंचाई होती है मीडिया में। तो इसलिए मैं समझता हूँ इनके जो एडवाइजर्स हैं दे हैव नो आइडिया हाउ टू डील विद द मीडिया। और एक्चुअली उसकी वजह ये है कि ये समझते हैं कि मीडिया जो ये बात कहते हैं उसको प्रमोट करना चाहिए मीडिया को। मीडिया नहीं प्रमोट करेगा आपकी बातों को। मीडिया चलता ही इसी बेसिस पे है कि वो आपकी तनकीदी जायजा ले, क्योंकि आप तो झूठ बोलते हैं सारा वक्त और वो आपका एक मजबूरी है आपकी, बिकॉज आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं है। तो फिर जाहिर है झूठ बोलना पड़ेगा, अपनी कारकर्दगी को बढ़ा चढ़ा के बात करनी पड़ेगी। तो मीडिया का तो काम ही है कि ना 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 ना।
तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस वजह से वो परेशान है मीडिया के बारे में, और सारा वक्त कभी पैमरा को छेड़ रहे होते हैं, कभी इधर बंदा लगा रहे होते हैं, कभी उधर। उनका ख्याल है कि गुफ्तगू नहीं करनी मीडिया के साथ, सच्चाई नहीं करनी, ट्रांसपेरेंसी नहीं करनी, जो गलती होती है तस्लीम नहीं करना, मगर उसको गोली बना के देना है लोगों को, और उसके जरिए मीडिया को कंट्रोल करना। मैं जब भी बात होती है ना ये गवर्नमेंट वालों के, मीडिया मैनेजमेंट, इनफैक्ट एस्टैब्लिशमेंट के साथ मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट नहीं है, मीडिया कंट्रोल की ये बात करते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, पहले पुरानी जो हमारी जमहूरी हुकूमतें होती थी वो भी यही करते थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमतें तो इतनी नहीं की, मगर मियाँ साहब की हुकूमतें ये करती रही हैं, मीडिया को टाइट करना, मैनेज नहीं करना, कंट्रोल करना, और उसके जरिए इनके पास काफ़ी लीवर्स होते थे। अब क्योंकि वो लीवर्स नहीं रहे, प्राइवेट सेक्टर इतना बढ़ गया है, तो अब फिर गवर्नमेंट जो है ना वो हाई हैंडेड मेथड्स और धमकियाँ और पैमरा और फाइन्स और पेनल्टीज, ये सारी बात। अच्छा, अभी आपने सेठी साहब गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी की बात की है। अब जो ये 2 नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं शिबली फराज साहब की एज फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, और दूसरे जो हमारे हैं आसिम बाजवा साहब उनकी, तो आपको लगता है कि अब कोई ये सोच में तब्दीली है, स्ट्रेटजी में कोई चेंज आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। आप के सवाल से कबल एक और सवाल भी बनता है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की छुट्टी क्यों हुई, तो वो इसी के साथ सवाल जुड़ जाता है कि उनकी छुट्टी क्यों हुई और ये 2 लोग जो आए हैं ये क्यों आए हैं। देखिए, दोनों मिले हुए हैं सवाल, और जवाब भी मिला हुआ है। डॉक्टर साहबा को लाने वाली इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। ये बड़ी गलत फहमी है कि जी डॉक्टर साहबा को इस्टेब्लिशमेंट ने रिकमेंड किया था। नहीं, डॉक्टर साहबा की रिकमेंडेशन खान साहब ना नहीं कर सकते थे, बस यहीं तक बात छोड़नी चाहिए। और डॉक्टर साहबा वो अपने आप को बड़ा पावरफुल समझती थी कि उनका ख्याल था कि मेरा जो सिफारिशी है वो बड़ा पावरफुल है, उसको खान साहब ना नहीं कर सकते, और ऐसे ही हुआ। मगर मसला ये हुआ कि पहली बात तो यह है कि लोगों ने समझा कि इस्टेब्लिशमेंट लेके आई, तो वो सारी जो फजूल होती थी बातें वो सारी इस्टेब्लिशमेंट के खाते पड़ जाती थी। वो कहते थे यार हम तो लाए भी नहीं, और ये जिस तरीके से ये मैनेज कर रही है ये तो पूरा काम नहीं हो रहा। अच्छा, अब वो जब बात आती थी खान साहब तक, तो खान साहब की और कोई बड़ी सिफारिश थी, खान साहब कहते नहीं ठीक है रहने दो इसको। और फिर जाहिर है डॉक्टर साहबा भी बड़े खड़का के बोलती थी ये वो, मगर बेसिकली डॉक्टर साहबा इज नॉट वेरी हाईली एजुकेटेड इन द एजुकेटेड सेंस, बेचारी थोड़ी सी रफ एंड रेडी है। तो अच्छा, मगर उनको शौक है मीडिया के आगे बैठना, ये वो। सिफारिश भी उन्होंने इसी किस्म की करवाई थी फ्रॉम द वेरी पावरफुल पर्सन, और इसमें कोई शक ही नहीं है कि सिफारिश के जरिए डॉक्टर साहबा आई थी। डॉक्टर साहबा मुशर्रफ की हुकूमत भी उन्होंने सर्व किया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में उन्होंने सर्व किया, वो इसी तरीके से। अच्छा, अब बात यह है कि डॉक्टर साहबा तो चली गई, बिकॉज आगे जो होने को जा रहा है उसके लिए डॉक्टर साहबा की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहबा की ज़रूरत थी, फवाद चौधरी साहब की ज़रूरत थी, जब मतलब है कि ओ मारो झूठ को डिफेंड करो, ऑपोजिशन की ये कर दो वो कर दो, तो उसके लिए ठीक था। एक कॉन्फ्रंटेशन स्ट्रैटेजी चल रही थी जिसके अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग को टारगेट करना था, और सारा वक्त ऑन द रोप्स जिसे कहते हैं। तो उसमें डॉक्टर साहबा बड़ी कामयाब रही, फवाद चौधरी उससे भी ज़्यादा कामयाब थे। मगर उस वक्त फिर डॉक्टर साहबा की जब सिफारिश आई तो फवाद चौधरी साहब फारग हो गए। जाहिर है क्योंकि डॉक्टर साहबा की सिफारिश जो थी वो बड़े पैमाने पे थी, लेट्स पुट इट लाइक दैट, कुड नॉट बी रेजिस्टेड। अब सूरत हाल ये है कि जो ये नाअहलियाँ हैं इस हुकूमत की, वो सारी इस्टेब्लिशमेंट के खाते में जा रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट बड़ी परेशान है, ना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, ना कोरोना के ऊपर परफॉर्मेंस है, ना इनकी टीम्स परफॉर्म कर रही हैं, और वो सेम पेज सेम व्यू सारा बोझ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को लेना पड़ रहा है। तो कह रहे यार कम से कम मीडिया मैनेजमेंट तो बेहतर हो जाए, अगर बोझ भी हमने उठाना है तो यार कुछ सही तरीके से मैनेज किया जाए मीडिया को। ये तो लड़ाई झगड़े, ये तो गाली गलौज के साथ मीडिया मैनेज नहीं हो रहा है, और ये धमकियां पैमरा के जरिए वो भी जो है वो भी भागे मीडिया जो है ना, फिर वो सारा एंटेगनाइज हो जाता है। जो अपने दोस्त यार भी हैं वो भी फिर नाराज़ हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें भी डिफेंड करना पड़ता है अपने प्रोफेशन को, और पैमरा के खिलाफ बात करनी पड़ती है। और ये सारे फॉरेन जर्नलिस्ट को सबको ब्रीफिंग्स लोकल मीडिया ही देता है ना कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और कहानी है इतनी। तो अब बात ये है कि तो ये सोचा उन्होंने कि यार एक तो ये है कि कोई ऐसा बंदा लाया जाए, जो 2 बंदे लाए जाएं जो आगे जो हम करने जा रहे हैं या जो हम चाहते हैं वो उसको मैनेज किया जाए। अब वो क्या चाहते हैं, दैट इज द मेन इशू, कि वो क्या चाहते हैं जिसकी वजह से बाजवा साहब और फराज साहब को लाया गया है। वो स्ट्रैटेजी क्या है? वो स्ट्रैटेजी आपको शेख रशीद साहब पहले से बता चुके हैं। आपको याद होगा
कि शेख साहब ने 2-3 बातें कही थी, कोई 15 दिन हो गए। पहले उन्होंने कहा था कि यार ये लड़ाई झगड़े बंद होने चाहिए, इस वक्त नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है, और आप देखेंगे कि मीडिया के साथ भी हमारे तल्लकात बेहतर हो जाएंगे और ऑपोजिशन के साथ भी हमारे तल्लकात बेहतर हो जाएंगे। और मैं तो इमरान खान साहब को मिलने जा रहा हूँ और मैं उनको यही तजवीज़ दूंगा कि यार ज़रा आप लड़ाई झगड़े बंद करें, ये नेशनल इश्यूज़ बने हुए हैं, इसमें मसला हल नहीं हो रहा जब तक हम, और हमारी बड़ी तनकीद हो रही है कि नेशनल इश्यूज़ के ऊपर भी PTI की गवर्नमेंट जो है वो हम अपोजिशन की और मीडिया के साथ लड़ाई झगड़े कर रही है। इस वक्त के अपोजिशन और मीडिया को साथ लेके चलना चाहिए। शेख साहब ने ये पहले बात कर दी थी और मैंने आपसे कहा था कि याद रखिएगा, शेख साहब जो है ना जब बात करते हैं तो वो किसी की आवाज़ होती है। अच्छा, अब बात यह है कि और वो आवाज़ बड़ी अहम है और बड़ी पावरफुल आवाज़ होती है। तो अब क्या हुआ, अब वही बात होने जा रही है कि शेख साहब जो कह रहे थे वो सही है। मैंने भी आपसे ये कहा था, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे आप देखिएगा, ऑपोजिशन की तरफ इस्टेब्लिशमेंट नरम रवैया चाहती है और इसी तरीके के साथ मीडिया की तरफ नरम रवैया चाहती है, बट फर्म बट नरम, दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्म ये है कि ये नहीं कि बट तरीके के साथ मैनेज किया जाए उसको, थोड़ा सा इंसेंटिव, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा धमकी, थोड़ा सा ये। तो वो अब 2 तरीके थे उसके। एक तो ये था कि जैसे एक ज़माने में कोई थोड़ी बहुत टाइट करना, तो कुछ पैमरा से टाइट करवा लिया, कुछ उधर से टाइट करवा लिया, ऐसे ही होता था। मगर अब ये फैसला किया कि उधर से नहीं टाइट कराना हमने। उसकी वजह यह फिर बदनामी होती है, और सोशल मीडिया पे तो फिर बहुत बदनामी होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो कोई लगाम नहीं है, वहाँ तो लोग लगे रहते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं, जाहिर है नहीं हो सकता, मगर वहाँ तो कौन रोकता है, पता ही नहीं कौन है, तो इसलिए वहाँ तो अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, कोट अकाउंटेबिलिटी टाइट करना। मगर एट द सेम टाइम पैगाम तो देना है, मीडिया को भी पैगाम देना है कि यार हम कर सकते हैं। तो सोचा ये कि फिर ऐसे है कि अगर जाना है सरगोदा तो बठिंडा के जरिए जाया जाए। वो कैसे? अब बाजवा साहब का जो आना है इज द इनडायरेक्ट अप्रोच। अगर जब मैं बात करूंगा तो जरा पता लग जाए मैं कहां से आ रहा हूं और मेरे पीछे कौन है, मेरे आगे कौन है, प्यार मोहब्बत से, मगर याद रहे कि मैं कौन हूं, वो कहां से आया हूं और मेरे पीछे कौन बोल रहा है। तो इसलिए ये तो बड़ा एक ऐसे कहते हैं ना क्लेवर मूव है ये, बिकॉज आसिम बाजवा साहब की जो शोहरत है वो 3-4 चीज़ों के उसके ऊपर बेस्ड है। एक ये कि उन्होंने सोशल मीडिया बनाया था, इमरान खान साहब ने तो अपनी पार्टी के लिए बनाया था ना, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के लिए सोशल मीडिया बनाया था और बहुत इफेक्टिवली इमेज बिल्डिंग की थी एक आर्मी चीफ की। तो आई थिंक यहाँ भी उस किस्म की ज़रूरत है कुछ थोड़ी बहुत, तो इसलिए वो भी ज़रूरत है, मगर साथ साथ डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली। तो एक तो ये कि हिज एक्सपर्टीज जो है वो प्रिसीड करती है इनको। दूसरी बात ये है कि काबीना में बैठेंगे, ये सिविलियन नहीं है जो रिपोर्ट करता है, ये एक्स एस्टैब्लिशमेंट जो है वापस एस्टैब्लिशमेंट को रिपोर्ट करेंगे। और वहां के जो सेंटिमेंट्स हैं या जो ख्यालात हैं वो कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचाएंगे डायरेक्टली, बराह रास्त काबीना की मीटिंग्स के अंदर, तरीके के साथ, प्यार के साथ, सोच समझ के। तो वो भी एक पर्पस सर्व हो गया बाजवा साहब का। मीडिया मैनेजमेंट जो कि उन्होंने पहले की है, और आपने देखा मीडिया ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, सारी सियासी जमातों ने, ऑपोजिशन की जमातों ने वेलकम किया, क्योंकि ठीक है नून लीग वाले एक ज़माने में जब बातें हो रही थी जलील शरीफ साहब की तो खुश नहीं थे क्योंकि इतना बड़ा इमेज बनाया जा रहा था, मगर उसके बावजूद ऐसा बाजवा साहब ने बड़े तरीके के साथ अपने आप को हैंडल किया था, बराह रास्त किसी को एंटेगनाइज नहीं किया, हॉस्टिलिटी नहीं शो की थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो इनकी बात होगी। फराज साहब डिसेंट आदमी, कभी ठीक है कभी कभी ब्लड प्रेशर उनका थोड़ा सा है प्रॉब्लम, बट उसके अलावा ही इज़ वेरी डिसेंट, वेरी ऑनरेबल, और वो बिल्कुल लो की प्रोफाइल, जो शक्ल आपको नज़र आएगी वो इनकी नज़र आएगी, बिहाइंड द सीन्स जो शक्ल ज़्यादा नज़र नहीं आएगी वो बाजवा साहब की आएगी, सामने जो नज़र आएगी वो फराज साहब की आएगी। फराज साहब इज़ वेरी डिसेंट मैन, अगेन वेरी, सबने वेलकम किया। जब ये सेनेट में थे तो बड़ा इनका तरीका था बात करने का, सुनते थे, सुनाते थे, मगर बड़े
तरीके के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, मतलब है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, गाली गलोच नहीं, क्योंकि हम इस अब मीडिया जो है ना इट्स गॉट यूज्ड टू दिस गाली गलोच। ये फवाद चौधरी साहब और फिर दोस्त आशिक अमान साहब लगे हुए हैं, उधर से वो गिल साहब भी लगे रहते हैं, वो रह गए अभी। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि दिस इज नॉट जस्ट टू कंट्रोल द मीडिया और मैनेज द मीडिया, ये मैनेज द कैबिनेट एंड ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई मे से सो, के तरीके के साथ, very humble but get the message across. तो ये this is why they've done this, and finally जाते जाते ये मैं कह दूं ताकि we can start this discussion in our next segment, कि एक बहुत बड़ा आगे एजेंडा है जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है और ज़रूरत पड़ गई है कि इस किस्म की मीडिया हैंडलिंग होनी चाहिए और कैबिनेट हैंडलिंग होनी चाहिए, और वो क्या है, और ऑपोजिशन हैंडलिंग होनी चाहिए, और वो क्या है, वो है कि एस्टैब्लिशमेंट काफ़ी अरसे से कह रही है कि 18th अमेंडमेंट के अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि वफाक के लिए ठीक नहीं है, वफाक के लिए ठीक नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, कुछ जल्दबाजी हुई है और उसमें बहुत से पावर्स जो हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के होने चाहिए वो चले गए प्रोविंसेस के पास, और वो एक नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो हमारी है उसको प्रॉब्लम आ रही है। वो भी अब आगे आपने सुन ही लिया, लोग शुरू हो गए हैं बात करनी कि उसको कैसे मैनेज करना है। तो मेरा ख्याल है बाजवा साहब विल बी ए वेरी क्रिटिकल एलिमेंट कि जो ऑपोजिशन और मीडिया को साथ लेके आना है फॉर दैट एजेंडा आइटम, उसके लिए आगे आप बढ़ना है। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। चलिए ठीक है, अब हम ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे। तो जैसे आपने कहा ये 18वीं तरमीम के बारे में, वो भी आपसे सवाल करूंगी, और जो ये गंदम और चीनी की रिपोर्ट में डिले हुई है उस पर भी एक वक्फे के बाद।